हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद 368 की। हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 368 क्या है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किन आधारों पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं और उसमें बहुमत का क्या आधार है, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। उन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। लेकिन इसे पूरा समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि अनुच्छेद 368 क्या कहता है और इसके प्रावधान क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद 368 का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति और उसके लिए उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि संसद किस प्रकार से संविधान में संशोधन करेगी और उसके लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगी। इन बातों का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। संसद ही संविधान में संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, उस विधेयक को पारित भी कर सकती है। मतलब कहने का आशय यह है कि संविधान में संशोधन केवल और केवल संसद ही कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि संसद की क्या प्रक्रिया है संविधान संशोधन को लेकर। तो संविधान का अनुच्छेद 368 में संसद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि जिसमें केंद्रीय विधानमंडल, जिसे कि हम संसद कहते हैं, संविधान संशोधन में कुछ विशिष्ट या साधारण प्रक्रिया का प्रयोग करती है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन की शुरुआत केवल संसद के किसी एक सदन में विधेयक पेश करके की जा सकती है। मतलब कहने का आशय यह है कि सबसे पहले समझ जाइए कि संसद क्या है। तो संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं और राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों संसद के सदन हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस सदन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी किसी भी विषय पर संविधान में संशोधन करना हो तो उसका विधेयक इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया वास्तव में है क्या। सबसे पहला जो इसका प्रकार है संशोधन प्रक्रिया का, वो है साधारण बहुमत। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और अति विशेष बहुमत क्या है। तो हम बात करेंगे कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और अति विशेष बहुमत क्या है। इन तीनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। साधारण बहुमत से आशय यह है कि जब संविधान संशोधन विधेयक जब किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस सदन में जितने सदस्यों की उपस्थिति होती है उन सदस्यों में 2 का भाग देकर 1 प्लस कर दिया जाता है, तो वह जो होता है वह साधारण बहुमत कहलाता है। यानी अगर आप देखें कि सदन में उपस्थित सदस्य संख्या, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे, सदन में उपस्थित सदस्य संख्या अपान 2 + 1। सदन में उपस्थित, सदन की कुल संख्या की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर सदन में उपस्थित सदस्यों की बात कर रहा हूं। सदन में
उपस्थित पूरे भी हो सकते हैं या उनसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जितने उपस्थित होंगे, जितने वहाँ मत देने के लिए उपस्थित हो पाएंगे, उतने में 2 का भाग देंगे और +1 करेंगे, तो ये कहलाएगा साधारण बहुमत। या इसको एक आप सीधी सी भाषा में यदि समझना चाहे तो सदन में उपस्थित सदस्य संख्या का 50% से अधिक, यानी सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उससे आधे से अधिक यदि उस सदन में उपस्थित हैं और बहुमत देते हैं तो वैसा उस बहुमत को हम साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से क्या आशय है? अब विशेष बहुमत को समझिए तो विशेष बहुमत से आशय यह है कि सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या, चाहे कोई भी सदन हो, ऊपरी सदन हो चाहे निम्न सदन हो, लोअर सदन हो, तो ये सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3। सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत ही विशेष बहुमत कहलाता है। मतलब कहने का आशय यह है कि जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस सदन में 2/3 बहुमत से जब वह विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में फिर 2/3 बहुमत से वह विधेयक पारित होता है, तो वह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति जब उसमें अपनी स्वीकृति देता है तो वह अधिनियम पारित मान लिया जाता है। यह है इसकी प्रोसेस, तो यह है इसकी प्रक्रिया। तो पहले में क्या था कि साधारण बहुमत 50%, उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक, और यहाँ विशेष बहुमत से आशय यह है कि जिस भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक को पास करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अति विशेष बहुमत से आशय क्या है। अति विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत कहने से ही समझ में आता है कि ये प्रक्रिया कुछ अलग है। अलग इसलिए है कि अति विशेष बहुमत से आशय ये है कि इस बहुमत के अंतर्गत या इसके अंतर्गत वो विषय आते हैं जो विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में नहीं आते हैं। अर्थात साधारण बहुमत में कोई भी ऐसा साधारण आधार का कोई ऐसा संशोधन या कोई ऐसा विषय जिस पर संसद में आधे से अधिक लोगों ने अपना बहुमत दे दिया, वो पारित हो गया। विशेष बहुमत कुछ ऐसे विशेष विषय हैं जिन पर सदन की 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लगती है। आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लगती है। बात समझ में आ रही मेरी? तो जहां पर आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लगती है वैसे संशोधन में, संविधान के संशोधन में जो प्रक्रिया अपनी जाती है उसे अति विशेष बहुमत की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और अति विशेष बहुमत क्या है। साधारण बहुमत में जो उपस्थित सदस्य संख्या उसे 50% से अधिक होना चाहिए। विशेष बहुमत में उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए और अति विशेष बहुमत में 2/3 सदन की बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, तब ही उस संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब खास बात मैं बताऊं, अति विशेष बहुमत की खास बात क्या है। विशेष बहुमत में सदन में दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है।
अति विशेष बहुमत में 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति मिल जाने पर फिर वह अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसमें खास बात यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः वापस या संशोधन के लिए नहीं भेज सकता है। अब बात करेंगे कि अति विशेष बहुमत में ऐसे कौन कौन से विषय आते हैं जिनके लिए इतनी विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो सबसे पहली बात, विशेष बहुमत में वो चीजें आती हैं जिसमें 7वीं अनुसूची, यदि 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन करना हो, 7वीं अनुसूची में यदि कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब 7वीं अनुसूची वास्तव में है क्या, तो पहले तो ये देखिए कि 7वीं अनुसूची क्या है। तो 7वीं अनुसूची जो है वह शक्तियों के विभाजन को लेकर के है। तो शक्तियों का विभाजन के लिए आपने देखा होगा, आपने 3 सूचियों का नाम सुना होगा। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये जो राज्यों के बीच और केंद्र के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह है 7वीं अनुसूची में। और संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 54 विषयों का उल्लेख किया गया है। 97 विषयों पर, संघ सूची में जो 97 विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, इन पर केवल राज्य सरकारें ही राज्य ही अपनी कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची में 54 विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन पर कानून बनाते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि समवर्ती सूची में कानून बनाने को लेकर यदि कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसमें केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है या केंद्र सरकार उस पर अपनी स्वीकृति के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर केंद्र सरकार की शक्तियां इसमें राज्य से बढ़कर हो जाती है। अब दूसरा देखेंगे कि ये पहली बात हो गई 7वीं अनुसूची जो विशेष बहुमत के, अति विशेष बहुमत के अंतर्गत आती है। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तीसरा है संविधान संशोधन में प्रक्रिया और चौथा है संघ व राज्य न्यायपालिका। ये ऐसे खास विषय हैं जिन पर कानून में संशोधन करते समय, जिसमें संविधान में संशोधन करते समय अति विशेष बहुमत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और अति विशेष बहुमत क्या है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं। तो सीमाओं से आशय यह है कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध पर संशोधन कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है और निरसिद्ध भी कर सकती है। ये तीनों पावर जो हैं वो संसद के पास सुरक्षित हैं। लेकिन किसी भी विषय पर संशोधन करते समय संविधान के आधारभूत ढांचा या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, या संशोधन करते समय मूल ढांचे में परिवर्तन या मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए। ये खास बात रखी गई है। इसके अलावा संसद किसी भी विषयों पर, संविधान के किन्हीं भी विषयों में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरसिद्ध भी कर सकती है। तो आप निश्चित तौर पर आपने समझ लिया होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 368 क्या है। आगे और दूसरे विषय के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।